नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम टेक्नीशियन ग्रेड 3 के जितने भी मैथ के सवाल आए हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं और ये पार्ट 1 है दोस्तों। ये 20 दिसंबर को थर्ड शिफ्ट में जितने भी मैथ के सवाल आए थे उनको लिया गया है, उसका ये पार्ट 1 है। इसी तरह पार्ट बनाकर दोस्तों अलग अलग वीडियो में हम मैथ के जितने भी टेक्नीशियन ग्रेड 3 दिसंबर 2024 में एग्ज़ाम हुए हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं, जिससे जितने भी आने वाले एग्ज़ाम हैं जैसे कि ग्रुप डी है, एनटीपीसी ग्रेजुएट है, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट है, एएलपी सीबीटी 2 है, तो उन जो प्रश्न आने वाले एग्ज़ाम हैं उनमें आपके लिए ये एक सहायक के रूप में काम करेंगे और जिससे आप इन प्रश्नों को देखकर आप अपनी स्ट्रेटजी को बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि विराम स्थलों को छोड़कर एक रेलगाड़ी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है और विराम स्थलों के साथ 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो रेलगाड़ी प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है। तो गाड़ी की जो वास्तविक चाल है दोस्तों वह 45 किलोमीटर घंटा है, यानी कि जो एक्चुअल चाल है जो गाड़ी चल रही है, ठीक है ना। वही बात करें दोस्तों, यदि वो वह समय भी काउंट कर लें जिसमें वह आराम करता है, यानी रेस्ट करती, रेलगाड़ी रेस्ट करती नहीं चलती उस समय, तो वो 36 किलोमीटर प्रति घंटे है। यानी कि यदि गाड़ी चलती तो कहीं ना कहीं वो कितना 9 किलोमीटर प्रति घंटे चलती, प्रति घंटे कितना चलती, 9 किलोमीटर प्रति घंटे चलती, ठीक है ना। यानी कि 1 घंटे की बात की जा रही है कि रेलगाड़ी प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है। तो कहीं ना कहीं ये जो 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 क्या बोलते हैं, इसका जो दूरी है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना निकलेगा दोस्तों, डिस्टेंस निकल आएगा 9 किलोमीटर, ठीक है, 9 किलोमीटर। वहीं स्पीड की बात करें, जो एक्चुअल स्पीड है ट्रेन की वो है 45 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। हमें मालूम है दोस्तों कि टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमारे पास डिस्टेंस कितना है दोस्तों, 9 है और स्पीड की बात करें तो 45 है। हम इसको काटेंगे, 9 से 9 एकम 9 और 9 पना 45। जो टाइम लग रहा है दोस्तों, जो रेस्ट कर रही है वो रेलगाड़ी प्रति घंटे, वो 1/5 घंटे रुक रही है। यदि हम इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमें 60 का गुणा करते दोस्तों, तो हमारे पास निकल आएगा 12 पंचे 60, यानी कि 12 मिनट ऐसे हैं जो प्रत्येक घंटे में रेलगाड़ी रेस्ट करती है। तो हमारा ऑप्शन थर्ड हो जाता है दोस्तों, 12 मिनट, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो पुत्र की आयु 15 वर्ष है, तो पिता और पुत्र की आयु का योग कितना होगा। यदि मान लेते हैं कि पिता की आयु x है और पुत्र की आयु y है, तो x = 3y, क्योंकि पुत्र की आयु का 3 गुना है पिता की आयु। पुत्र की आयु जो है 15 वर्ष है, यानी कि y की वैल्यू 15 है। हम यहाँ पुट करेंगे y की वैल्यू को, तो हमारे पास पिता की आयु निकल आएगी 45 वर्ष। हमसे पूछा है कि पिता और पुत्र की आयु का योग, यानी कि 45 + 15, ये निकल आएगा दोस्तों 60, ऑप्शन ए। इस तरह से सॉल्व करना था दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों कि आधार की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई का अनुपात 3:4 है। यदि इसका आयतन इतना दिया गया है तो पाई का 22/7 का उपयोग करके हमें बेलन का व्यास ज्ञात करना है। हमें पता है दोस्तों कि जो व्यास होता है वो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, ठीक है। कितना, त्रिज्या का 2 गुना। यदि हम त्रिज्या निकाल लें तो हम उसका दोगुना करके व्यास निकाल सकते हैं। हम बात कर रहे हैं दोस्तों, जो इनका अनुपात दिया गया है रेडियस और हाइट का, जो है वो 3 अनुपात कितना दिया है, रेडियस और हाइट का दिया 3:4, यानी 3x 4x मान सकते हैं, क्योंकि हम इसको रेशियो में करेंगे तो x कट जाएगा। तो हमारे पास जो आ गई r की वैल्यू 3x और ऊंचाई 4x। हमें मालूम है दोस्तों कि जो बेलन का आयतन होता है उसका फॉर्मूला होता है πr²h। बेलन का आयतन हमको दिया है दोस्तों कि 38808, पाई का मान 22/7, और r की बात करें तो 3x है दोस्तों, और इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9x², और h की वैल्यू दी है 4x, ठीक है ना, 4x। हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। इसको सबसे पहले हम 11 से काटते हैं, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 × 33, बचा 5, 8 58 हो गया, 11 × 5 55, बचा 3 30 हो गया, 11 दूनी 22, बचा 8, 11 × 8 88, ठीक है ना। ऐसे 2 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 2 एकम 2 और 1 बचा, 2 सत्ते 14, बचा 1, 2 छक्का 12, 2 चौके 8, ठीक है ना।
अभी 4 से इसको फिर काट देंगे दोस्तों, 4 चौको 16, 1 4 चौको 16 और 4 एकम 4, ठीक है। अभी 9 से फिर काट देंगे दोस्तों, 9 चौको 36, बचा 8, 1 81, 9 नाम 81। हमारे पास यानी एक्चुअल में आ गया दोस्तों 49 इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स हो जाएगा एक्स क्यूब और बटे में 7, ठीक है। हम यहाँ 49 को 7 को यहाँ ट्रांसफ़र करके एक्स क्यूब कर देंगे, तो ये जो हो जाएगा दोस्तों, ये 7 का क्यूब बराबर एक्स क्यूब हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास 7, ठीक है ना। हम यहाँ r की x की जगह r पुट कर देंगे 7 को 3x, तो r इज इक्वल टू आ जाएगा 7 या 21, ठीक है ना। 21 निकल आया, ये हमारे पास रेडियस है, इसका डबल करेंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा दोस्तों, इसका व्यास निकल आएगा, यानी कि 42 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व करना था दोस्तों। उम्मीद करूँगा समझ आया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों कि एक रेखाखंड की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 7 mm है और 9 सेंटीमीटर 6 mm लंबाई का एक और रेखाखंड उसी दिशा में जोड़ दिया जाता है, तो संयुक्त रेखाखंड की लंबाई बताइए। मैं आपको बता दूं सबसे पहले दोस्तों कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है, ठीक है ना। तो 5 सेंटीमीटर 7 mm बराबर कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर को mm में कन्वर्ट करने के लिए 10 का गुणा प्लस 7 mm, ठीक है ना। तो हमारे पास निकला है 5 50 प्लस 7, यानी कि हमारे पास निकला है 57 mm। इसी तरह जब हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों कि 9 सेंटीमीटर और 6 mm को सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 10 प्लस 6, यानी कि हमारे पास निकल आएगा 96 mm। तो कुल मिला के उसने ये बोला है दोस्तों कि यदि हम 57 mm में 96 mm को जोड़ देंगे तो टोटल जो संयुक्त रेखाखंड कितना आ जाएगा। जब हम इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारे पास निकल आएगा 57 mm और 96 को जोड़ेंगे तो 153 mm। हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों 15 सेंटीमीटर और 3 mm लिख सकते हैं, ठीक है ना, जो कि ऑप्शन 4 में दिख रहा है। इस तरह से सॉल्व करना था दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, अगला प्रश्न दिया है कि साइन 54 cos 72 को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों में त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में व्यक्त कीजिए। जहाँ पर थीटा की जो वैल्यू है दोस्तों वो कहीं ना कहीं 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में होना चाहिए, ठीक है ना। हमें पता है दोस्तों कि ये एक कॉन्सेप्ट होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। हम इस जो कॉन्सेप्ट होता है इसका उपयोग करेंगे और इन प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें दोस्तों साइन 54, ठीक है ना, साइन 54 डिग्री को। साइन 54 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले लिखेंगे साइन 90 माइनस, हमें दोस्तों 54 लेके आना है, 90 में से 54 लाना है। 90 में से ऐसा क्या घटाएं कि 54 आ जाए, तो कहीं ना कहीं हम 36 घटाएंगे तो हमारे पास 90 में से 36 घटाएंगे तो 54 आ जाएगा, तो साइन 54 हो जाएगा। तो ठीक है ना, तो ये कॉन्सेप्ट समझ आया ना। साइन 54 को साइन का साइन लिखा, अब 90 में से ऐसी क्या संख्या घटाएं जिससे हमारे पास 54 आ जाए, तो हमने 36 घटा दिया, तो साइन 90 माइनस 36, तो ये कहीं ना कहीं 54 आ जाएगा। तो अब ये साइन 90 माइनस थीटा एक प्रकार से हो गया, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर जो होता है वो कॉस थीटा होता है। तो साइन को हम कॉस में कन्वर्ट कर दिए, तो जो हमसे हमारे पास आ गया कॉस 36। इसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों कॉस 72 को, ठीक है ना, कॉस लिखा। अब 90 माइनस हमें ऐसी वैल्यू 90 में से घटानी है जिससे हमारे पास 72 आ जाए, तो हमने घटा दिया दोस्तों 18, ठीक है ना, 18 घटाएंगे, 90 में से 18 घटाएंगे तो 72 आ जाएगा। तो कॉस 90 माइनस थीटा हो जाता है साइन थीटा, तो कॉस को लेके साइन हो गया और थीटा की वैल्यू 18 डिग्री आ गई, तो हमारे पास जो एक्चुअल आंसर आ गया कॉस 36 डिग्री प्लस साइन 18 डिग्री, ठीक है ना। ये हमारा ऑप्शन 3 में दिख रहा है। तो इस तरह से सॉल्व करना था दोस्तों। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं दोस्तों जो थीटा की वैल्यू आई है 0 से 45 डिग्री में, 36 और 18 दोनों 45 और 0 के डिग्री के बीच में ही आती है वैल्यू, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:5 है, यदि उनका धनात्मक अंतर 360 है तो उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। मान यदि जो उनका जो अनुपात है वो 7:5 है, यानी कि इनके बीच जो अंतर है वो कहीं ना कहीं 2 का अंतर है,
लेकिन एक्चुअल अंतर 360 है, तो 2 की वैल्यू कहीं ना कहीं 360 के बराबर हो जाएगी। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 180 हो जाएगी। हमसे पूछा है कि x अनुपात y बराबर जो 7:5 है जो संख्या है, तो 1 की वैल्यू 180 है, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 का गुणा करेंगे, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 से 180 का गुणा करेंगे, तो हमारी बड़ी संख्या ये हो जाएगी, छोटी संख्या ये हो जाएगी। ठीक है, तो 180 में 7 का गुणा करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा दोस्तों 1260। हमसे बड़ी संख्या पूछा तो आंसर थर्ड होता, लेकिन यदि हमसे छोटी संख्या पूछता तो हमारा आंसर 900 होता, यानी कि ऑप्शन चौथा। इस तरह सॉल्व करना था दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, ये बोर्ड मास का प्रश्न है। एक इक्वेशन दिया है, इसमें बोला है कि इसको सिंप्लीफिकेशन करना था, इसमें बोर्ड मास का उपयोग करना है। बोर्ड मास आपको सभी को पता होगा। ठीक है, और इसमें सबसे पहले हम डिवीज़न, इस इक्वेशन में सबसे पहले हम डिवीज़न को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को, फिर उसके बाद प्लस माइनस को करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों डिवीज़न को सॉल्व करके। यदि हम 3 में 3 का भाग करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ से वैल्यू 1 निकल आएगी, और 1 में 3 का गुणा करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी निकल आएगी, 3। तो एक्चुअल हमारे पास कितनी निकल आया दोस्तों, ये 3। ठीक है, और यहाँ से पूरा सॉल्व करके हमारे पास कितना आ गया, 3 + 3 और ये -3। ठीक है ना, ये -3 से -3 कट जाएगा, बचेगा 3, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, इस तरह सॉल्व करना था दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हमारे पास कि यदि गोले की त्रिज्या 10% कम कर दी जाए तो गोले के आयतन में कितने प्रतिशत कमी आ जाएगी। दोस्तों बता दें कि जो गोले का आयतन होता है वो 4/3 πr³ होता है। कहने का मतलब यदि ये है दोस्तों, यदि हम जो त्रिज्या में यदि हम 4 की कमी करेंगे दोस्तों, तो जो आयतन में जो कमी आएगी वो 4 के क्यूब के बराबर कमी आएगी। यानी कि मान लीजिए 4 की यदि हमने त्रिज्या में कमी की तो जो आयतन में जो कमी आएगी वो 64 की कमी आएगी। इसी तरह कह सकते हैं कि यदि हम त्रिज्या में 2 की कमी करते हैं तो जो गोले के आयतन में उसके 3 की कमी, क्योंकि आयतन जो है वो त्रिज्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, त्रिज्या के 3 गुना, मतलब इस क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यदि हम त्रिज्या में 2 की कमी करते हैं तो उसके आयतन में 8 की कमी, यानी कि उसके क्यूब के कमी के बराबर आएगा। तो इस प्रश्न में क्या करना था दोस्तों, इसी का उपयोग करना था। हम बात करें कि इसमें दिया था कि त्रिज्या में 10% की कमी हो रही है, कि 10% की कमी यानी कि 1/10 की कमी, यानी कि कोई भी जो है त्रिज्या 10 में से 9 हो जा रही है, लेकिन ये त्रिज्या में 3 बार हुआ, क्यूब की कमी आती है आयतन में करते हैं, तो कहीं ना कहीं 3 बार ऐसा होगा दोस्तों। ठीक है, और इन तीनों का गुणा करेंगे तो हमारे पास यहाँ से, यानी कि जो पहले जो था आयतन दोस्तों वो 1000 था, और इन तीनों का गुणा करेंगे दोस्तों तो हमारे पास निकल आएगा 729। ठीक है ना, यानी कि जो पहले आयतन था 1000 था, अब जो आयतन हो गया है 729 हो गया है। तो इसमें जो कमी आ गई दोस्तों, इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे, जो हमको अंतर आएगा 271 आएगा। कितने में दोस्तों, 1000 में 271 का आयतन में कमी आई है। अब इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 का गुणा करते दोस्तों। जब हम इसमें को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास निकल आया दोस्तों 271/10, यदि 27.1%। ऑप्शन सी हमको दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते दोस्तों। ये है 8 संख्याओं का औसत 114 है और 6 संख्याओं का औसत 16 है, तो शेष 2 संख्याओं का औसत कितना है। यदि हम 8 संख्या की बात करें जिनका औसत 14 है, तो जो टोटल जो योग निकल के आएगा दोस्तों वो निकल के आएगा 14 चौको 56 दूनी 112। ठीक है, 112 हो गया 8 संख्याओं का औसत। लेकिन इनमें से जो 6 संख्याएं हैं उनका औसत जो है दोस्तों वो 16 है, यानी कि 16 छक्के 96। जो 7वीं और 8वीं संख्या है दोस्तों, उनका जो योग आएगा वो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो उनका योग आएगा, क्योंकि वो तभी तो दोस्तों जब 6 संख्याओं का औसत 96 है, तो कहीं ना कहीं 7वीं और 8वीं संख्या जोड़ेंगे तब तो वो 112 आएगा। तो इनके बीच जो डिफरेंस निकल के आ रहा है दोस्तों 12 4 16 का निकल के आ रहा है, यानी कि 7वीं और 8वीं संख्या का जो योग है वो 16 है, और ये 2 संख्याएं हैं, 7वीं और 8वीं 2 संख्याएं हैं अपने आप में। तो ये बोला है कि शेष 2 संख्याओं का औसत कितना होगा। तो यदि उनका योग दोस्तों 16 है तो औसत निकालने के लिए जितनी भी संख्या होती है उससे भाग करते हैं योग में। तो 2 संख्याएं हैं, तो 7वीं और 8वीं 2 संख्याएं, तो 16 में 2 का भाग करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 8। तो ऑप्शन ए दोस्तों, ऑप्शन ए इस तरह से सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया है कि यदि त्रिभुज ABC में
यदि कोण ए 50 डिग्री है, कोण बी 70 डिग्री है, तो कोण ए का माप ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं दोस्तों, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है ना। मान लेते हैं ए बी सी, यदि ए की वैल्यू हमारे पास 50 डिग्री है, ठीक है ना, और बी की वैल्यू दी है 70 डिग्री, तो हमें मालूम है दोस्तों कि त्रिभुजों के जो इंटीरियर एंगल होते हैं, जितने भी आंतरिक कोण होते हैं, उनका जो योग, आंतरिक कोण का जो योग होता है दोस्तों, वो 180 डिग्री होता है। तो हम ए की वैल्यू हमारे पास, और कोण बी और कोण सी जो है अपने आप में 180 डिग्री होंगे। तो कोण ए जो है 50 डिग्री, कोण बी 70 डिग्री, और यदि हमसे कोण सी पूछता तो हम यहाँ से कोण सी निकाल सकते थे, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे, 70 50 120, और 120 को इस साइड लेके जाएंगे तो 180 माइनस 120 हो जाएगा, तो कोण सी की वैल्यू निकल आएगी 60। हम यदि हमसे कोण सी पूछता तो हम यहाँ बताते 60। हमने आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता दिया दोस्तों, यदि कोण सी पूछता तो हम यहाँ सॉल्व करके निकाल लेते 60 डिग्री। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा दोस्तों, हमसे प्रश्न में पूछा है कि कोण ए का जो बाह्य एंगल है उसका मान पूछा, यानी ये जो कोण ए निकल रहा है जिसकी आंतरिक कोण 50 डिग्री है, इसका जो बाह्य कोण है, यानी कि यहाँ से बीच का ये वाला जो कोण बन रहा है दोस्तों, मान लेते हैं एक्स है, तो इस एक्स की वैल्यू निकालने को बोला है। यानी कि ये हमें मालूम है दोस्तों कि एक सीधी रेखा जो होती है वो अपने आप में 180 डिग्री होती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यदि मान लेते हैं कि ये एंगल 50 डिग्री दिया है, यानी कि इसकी वैल्यू जो है 50 है, तो कहीं ना कहीं ये जो एंगल जो बन रहा होगा वो 180 में से 50 घटा देंगे तो हमारे पास वो निकल आएगा 180। हाँ, तो 180 में से यदि हम 50 घटा देते हैं तो हमारे पास जो ए का जो बाह्य कोण है वो निकल आएगा 130 डिग्री। तो यहाँ से इस तरह सॉल्व करना था दोस्तों, 130 डिग्री हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि ये इस वीडियो का आखिरी है, हम पार्ट 2 लेके आएंगे। पार्ट 2 में आगे के क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। प्रश्न में दिया गया था कि एक बार वाले प्रश्न है ये, इसको बोला है P/Q के रूप में व्यक्त करना है, जिसमें P और Q जो है पूर्णांक हैं और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हम आपको बता दें दोस्तों कि कोई भी संख्या होती है, जैसे कोई संख्या लिखी है 0.123 और इस पूरी तीनों संख्याओं के ऊपर बार लगा है, तो हम इसको P और Q के फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये दशमलव के बाद जितनी संख्याओं में बार लगा होता है उतने 9/9 लिख दिया जाता है। यानी कि 1 2 3 संख्याओं में 9 बार बना है, तो हमने पॉइंट हटा दिया दोस्तों, तो इस संख्या को हम लिख सकते हैं 123/3 संख्याओं के ऊपर बार है, तो हमने 3 बार 9 लिख दिया। तो इसी तरह इस प्रश्न को करना था दोस्तों। इसमें लिखा था 0512 के ऊपर बार बना था और इसको P/Q यानी कि इस फॉर्म में व्यक्त करना था। तो हम सबसे पहले 512 लिखेंगे और दशमलव के बाद 3 संख्याओं में बार लगा है तो नीचे 3 बार 9 लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर होता है दोस्तों, ऑप्शन ए में हमको साफ साफ दिख रहा है। तो इस तरह से हमको सॉल्व करना था दोस्तों। उम्मीद करूंगा कि हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए जो भी आपकी क्वेरी हैं, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और इसके बाद हम पार्ट 2 अपलोड करने वाले हैं, हमारे चैनल को विजिट करके देखते रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों।